नमस्कार। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी, उनका नाम है मोहम्मद सिराज काजी। उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि कनाडा में एक आदमी का मर्डर हो गया और उसका आरोप लग रहा है इंडिया पे, तो उन्होंने उनसे पूछा गया कि देखो हमारा नेबर कितना कैपेबल है और क्या हमें सरप्राइज नहीं मिल रहा इससे। तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री दैट इज नॉट अफ्रेड ऑफ इंडिया। मतलब पाकिस्तान अकेला ऐसा कंट्री है जो कि इंडिया से डरता नहीं है। शायद 71 भूल गए, पता नहीं, शायद ये भूल गए कि कैसी मार लगाई थी करगिल में, और उसके बाद बालाकोट भी भूल गए। ये सब कुछ भूल गए, लेकिन फिर भी हम नहीं भूलेंगे और हम भूलने नहीं देंगे। एक और स्ट्राइक की तैयारी हो रही है, ऐसा सुनते हैं। मैं कोई डिसीजन मेकिंग मशीनरी में नहीं हूं, लेकिन सुना जाता है। लेकिन फिर भी इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक्सपर्ट हैं इसी पे, इंटरनेशनल अफेयर्स में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान बोल रहा है, पाकिस्तान के जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो बोल रहे हैं कि हम अकेले कंट्री हैं इस दुनिया में जो डरते नहीं है इंडिया से। मतलब चाइना भी डरता है, अमेरिका भी डरता है, सब डरते हैं, ये नहीं डरते। दादा, डरना जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो वो कि जब आप कुछ गलत काम कर रहे हो उससे डर रहे हो, और दूसरा वो कि भाई आप एक अच्छे इंसान हो तो डर रहे हो। पूरा पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है, वो तो पूरे अल्लाह से डरता है। तो वो डर क्यों नहीं रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सैनिटी, जो समझदार आदमी होता है वो डरता है, पागल आदमी नहीं डरता। जो पागल है वो नहीं डरता, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं दादा? तो ये वही लोग हैं, ये 93,000 सोल्जर को सरेंडर भी करवाएंगे, बोलेंगे हम डर भी नहीं रहे। कारगिल में अपने जो सोल्जर्स हैं उनका डेड बॉडी भी लेने नहीं आएंगे, बोलेंगे हम डरते नहीं है। सारी दुनिया के पीठ के पीछे क्लिंटन के पैर में लेट जाएंगे, बोलेंगे कि हमारे इंडिया से प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो, बोलेंगे हम डरते नहीं है। सही। आप समझ रहे ना, जो सब होता है वो झूठ, वो बेचारा डरेगा। जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, किसी चीज को मानना ही नहीं है, तो वो डर बोले। भाई इनके तो क्या नाम है, पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था इन्हीं के मिनिस्टर ने कि टांगे कांप रही थी, माथे पर पसीना था, कि अभिनंदन को छोड़ दो वरना 9 बजे अटैक हो जाएगा। तो ये तो डर कहते हैं इसी को। मतलब यार, ये अजबी कौम है यार। ये ना, आप इनको वो मान लीजिए कि मैंने एक चुटकुला सुना था बचपन में कि एक परिवार था, वो जा रहा था अपने, एक बीवी बच्चा, एक मतलब हस्बैंड, तो सामने वाले जो सीट पर था वो एक आदमी आया जो बोला कभी जगह दे दो बैठने को। वो नहीं दे रहा था जगह बैठने को। तो उसने क्या किया कि अब उसके बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया कि चलो उठो यहाँ से। बड़ा गर्म हो गया, उसने कहा कि बेटे को मार के। उसने बड़े बेटे को भी एक लापट लगा दिया। सॉरी, चुटकुला कुछ ऐसा था कि उसने पहले बाप को चांटा लगा, ये मारा तो मारा, मेरे बच्चे को मार के देख। उसने एक बच्चे को मारा, उसने दूसरे बच्चे को मार दिया। उसने कहा बच्चों को और बाप को मार लिया, कोई बात नहीं, मेरी बीवी को मार के देख। उसने उसकी बीवी को भी मार दिया। अंत में वो कहता है ठीक है चलो मैं हट जाता हूँ, तुम बैठ जाओ यहाँ पे। तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई साहब, जब पूरी खिलवाना तो यार पहले ही हट जाते। उन्होंने कहा अरे नहीं, हम पहले मार खा गए थे, ये साले घर जाने पे नरक मचा देते कि पापा मार खा के आए, पापा मार खा के आए। अब ये सारे के सारे पिटे, कुछ बोलेगा नहीं। तो ये पाकिस्तान का हालत यही है, ये सब पिटे हुए हैं, इनको न ये मतलब हार मार मार के इनका कचूमर बनाइए, कहीं किसने मारा कुछ हुआ ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या, इनकी बातों को भी आप ज्यादा सीरियस लेते हैं। दीज पीपल आर लाफिंग स्टॉक, नो वन टेक देम सीरियस। तो इनके स्टेटमेंट्स का क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे याद है 1971 के ना, आप दादा वीडियोस देख लीजिए, उसमें इनके जो मिलिट्री के लीडर्स थे वो कहते थे ओवर माय डेड बॉडी। इंडिया को तो ये सरेंडर का सवाल नहीं उठता, ओवर माय डेड बॉडी 24 घंटे के अंदर सरेंडर कर दिए। ऐसे तो ये लोग हैं, ओवर माय डेड बॉडी से और 24 घंटे में सरेंडर। क्या हंसी भी नहीं आती अब इनके ऊपर। राइट। अच्छा, एक चीज कि बिलावल भुट्टो ने कल बोला, हालांकि उसको कोई सुनता नहीं है, उनको तो अपने परिवार में कोई नहीं सुन रहा, तो बाहर कौन सुनेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कल बोला कि इंडिया का कनाडा ने बता दिया है कि इंडिया क्या करता है और पूरी दुनिया को बोलना चाहिए।
अपने बैकयार्ड में नहीं देखा कि कितने कितने टेररिस्ट बैठे हैं। वो अपने नहीं देखते ना, वो दुनिया की बताते हैं, दुनिया में जो ज्ञान हो रहा है। खुद फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं वो। अरे भाई वो ऐसे फॉरेन मिनिस्टर है जो फॉरेन है, फॉरेन टू द लैंड है, आप समझ रहे हैं? ही इज फॉरेन टू पाकिस्तान, उनको पाकिस्तान में कोई नहीं समझता। ही इज अ ट्रूली फॉरेन मिनिस्टर। जैसे हमारे जो हैं मिनिस्टर साहब, वो इंडियन है और इंडियन होके एक्सटर्नल अफेयर है, मगर बिलावल अल भुट्टो साहब, इनकी भाषा फॉरेन, इनकी अंडरस्टैंडिंग फॉरेन। वो मतलब आई डोंट वांट टू ड्रॉ दैट एनालॉजी, बट देन लेट मी नॉट गो देयर। देखिए, कनाडा ने ये नहीं कहा कि इंडिया रोग स्टेट है, और ना ही इंडिया ने ये कहा कि कनाडा रोग स्टेट है। प्रॉब्लम ये है, कनाडा जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह रहा है, हम उसको अपना इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस मान रहे हैं। कनाडा जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रोटेक्शन के नाम पे क्रिमिनल और टेररिस्ट लोगों को प्रोटेक्शन और प्रमोशन दे रहा है, वो तो इंटरनेशनल नॉर्म का वायोलेशन है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपको जनरल असेंबली का जो रिजोल्यूशन नंबर 2625 है, अगर आप उसको पढ़ें, जो कि एक्सप्लेन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन इन लाइट्स ऑफ we call principles of UN Charter under Article 2, ठीक है ना? उसमें एक ये कंडीशन दी गई है कि कोई भी देश अपनी को अगेंस्ट यूज नहीं देगा। दिस इज व्हाट of speech and expression Canada is allowing its territory to be used by inimical forces of India। वो तो उसका वायोलेशन कर रहा है। क्या नाम है ये जो मैं रिजोल्यूशन पढ़ रहा हूं दादा, इस रिजोल्यूशन का नाम है डिक्लेरेशन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसर्निंग फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स अकॉर्डिंग विद द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सो भारत और कनाडा का रिलेशनशिप तो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, तो वो जो फ्रेंडली रिलेशन है, तो क्या वो है रिक्वायरमेंट, उसमें ये है कि भाई आप अपनी टेरिटरी नहीं यूज होने देंगे अगेंस्ट अदर स्टेट, और यही काम ये कर रहे हैं। आप समझ दादा? राइट, समझ लो, बिल्कुल समझ लो। आपको समझ, देखिए मैं आपको आपको थोड़ा पढ़ देता नेटवर्क हूँ, में थोड़ी ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से आवाज नहीं आ पा रही, लेकिन कंटिन्यू प्लीज, मैं मैं समझ पा उसका रहा एक हूँ आपको। सेंटेंस पढ़ देता हूँ, और इसको राइट, आपके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है और इस वजह से कोई मतलब हम लोगों के पास कभी कभी आवाज भी रुक रही है आपकी, बट स्टिल ठीक है, हम आगे बात करेंगे। थोड़ी देर में आपका नेटवर्क फिर से आ जाएगा। ये चीज कि पाकिस्तान का एक और ऑब्जेक्शन था सीएए पे, इंडियन गवर्नमेंट उस सीएए को अब इंप्लीमेंट करने जा रही है, ऐसी खबर आ रही है। 4 साल तक ये डिले रहा, 8 एक्सटेंशंस लगे इस पे। उसके बाद सीएए के अब नोटिफाई किया जाएगा, फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप मिलेगी पूरे कंट्री के, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको यहाँ पे दी जाएगी। इस पर इतने प्रोटेस्ट हुए थे। क्या चाहती है बीजेपी गवर्नमेंट? क्या ये नोटिफिकेशन सही है या कहीं ये गड़बड़ कर सकती है? इसी पर बात करेंगे जब हमारे साथ वापस आएंगे अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से पूछेंगे कि सीएए में गेम क्या है और गेम चेंजर क्यों है ये, और ये मोदी गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के खिलाफ इंडिया के लोग तो थे ही, इंडियन मुस्लिम्स भी थे, प्रोटेस्ट हुए थे बड़े बड़े, और प्रोटेस्ट हुए थे तो उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग बैठ गए थे शाहीन बाग में। राइट, अब बात करेंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, एक और इशू कि सीएए को नोटिफाई करने जा रही है गवर्नमेंट 4 साल बाद, 8 एक्सटेंशन के बाद ऐसी खबर आ रही है कि उसको नोटिफाई किया जाएगा सीएए को। इसके खिलाफ कुछ लोग प्रोटेस्ट में बैठ गए थे इंडिया में, शाहीन बाग में, हालांकि उनको इससे कोई लेना देना नहीं था, ये तो सिटीजनशिप देने की बात थी, लेने की बात नहीं थी। उसमें बैठ गए थे। पाकिस्तान के को भी इस पे ऑब्जेक्शन था। कितना बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है और क्या ये वाकई में फायदा देगा? क्या इसके खिलाफ लोग क्यों थे?
दादा ये मैं आपको बताता हूँ, मैं एक पुरानी बात में एक चीज जोड़ना चाहता था। देखिए ये जो रिजोल्यूशन नंबर 2625 है जनरल असेंबली का, इसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। मैं इसका एक ना आपको पैराग्राफ पढ़ देता हूँ, ये समझिए कि जस्टिन ट्रूडो इसका कितना बड़ा वायोलेशन कर रहा है। उसमें ये लिखता है, द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी द ऑब्जेक्ट ऑफ मिलिट्री ऑक्यूपेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ फोर्स, or the territory of a state shall not be the object of acquisition by another state. The territory of its state shall not be the object of any destructive activity against another state. तो ये तो वही काम कर रहा है ना. He is allowing his territory to be used by some other some non-state actors against India, which is a violation of international law, but the man doesn't understand it anyways. अब आते हैं CAA पे. The Citizenship Amendment Act out and out domestic matter है दादा. पाकिस्तान का इसमें क्या लेना देना हमें नहीं पता. वो कंट्री जो हिंदुओं को उनकी शादी को रिकॉग्नाइज नहीं करती, उनके लिए प्रॉपर वो नहीं है, क्या नाम है, उनके दाह संस्कार के लिए वो नहीं है, जलाने की व्यवस्था नहीं है, वो आपसे मुसलमानों की बात करें, ये उचित नहीं है. वो उनका ये कहना है कि चूंकि आप कहते हो आप सेक्युलर हो तो आपको तो ऐसा करना पड़ेगा. हम कहाँ कहते हैं कि हम सेक्युलर है तो हम ऐसा करेंगे. तो भैया हम तुम्हारे लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते. तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है करेंगे. तुम्हारे बातों का हमारे दृष्टिकोण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे लोग हो जो अनपढ़ हो, गवार हो, न तो अपने बारे में पढ़ते हो न तो दुश्मन के बारे में पढ़ते हो. अगर हमें दुश्मनी कहते हो तो अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हमको जो पढ़ोगे वो खुद को पढ़ रहे होगे. और अनपढ़ बड़े रहने को अगर तुम पाकिस्तानी प्राइड कहते हो तो फिर बने रहो तुम पाकिस्तानी प्राइड और अनपढ़, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन को जो है वो एक्सटेंड कर देता है फ्रॉम सर्टेन कट ऑफ डेट. आपको पता होगा कि इंटरनेशनल लॉ में और ये डोमेस्टिक लॉ में दो वर्ड यूज होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन. उसको कहते हैं माइग्रेशन और इमिग्रेशन. माइग्रेशन तब होती है जब एक ही देश में एक आदमी एक स्थान से दूसरा चला जाए. जैसे मैं गोवा में बैठा हूं मगर मैं बनारस का रहने वाला हूं तो मैं माइग्रेटेड हूं. लेकिन जब एक आदमी एक देश से दूसरे देश चला जाए तो फिर वो माइग्रेशन ना होकर के वो इमिग्रेशन कहा जाता है. तो हमारे यहाँ पे जब पाकिस्तान बन गया तो क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान बनने के पहले तक तो वो भारत ही था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह लोग आते जाते रहते थे, वो माइग्रेशन कहलाता था. लेकिन पाकिस्तान के बनने के बाद चूंकि वो एक अलग देश बन गया तो अब ये माइग्रेशन ना हो करके लोगों के पॉपुलेशन का इधर से उधर जाना वो इमिग्रेशन हो गया. लेकिन चूंकि 1954 तक पॉपुलेशन का उधर आना जाना लोगों का लगा रहता था, तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान में जो हमारा लॉ बना सिटीजनशिप एक्ट, उसमें ये कहा गया कि भाई माइग्रेशन जो है वो 1954 तक या कुछ ऐसे मानी जाएगी. मुझे अब एक्ट देखना पड़ेगा. अब यही जो माइग्रेशन की जो डेफिनेशन है दादा, इसको बढ़ा करके मेरे ख्याल से पर्टिकुलर ईयर तक कर दी गई है. अब वो ईयर एग्जैक्टली क्या है ये मुझे अब याद नहीं है. आप समझ रहे हैं? तो दिस इज व्हाट इट इज. अब इन लोगों के पागलपन का तो कोई हद नहीं है. राइट. अच्छा 2014 हु इंटर्ड इनटू इंडिया बिफोर द 31st दिसंबर ऑफ 2014, ये है अब कट ऑफ डेट. तो ये बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 2 को अमेंड करता है, सेक्शन 3 को अमेंड करता है, सेक्शन 4 को अमेंड करता है और सेक्शन 6 को अमेंड करता है. सेक्शन 2 में ये जोड़ता है प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान हु इंटर्ड इंडिया on or before 31st day of 2014 and who has been exempted by the central government under particular passport act from the application of the provision of the Foreigners Act or any rule thereunder shall not be treated as illegal migrant. Illegal migrant. आप इलीगल, जैसे मैं गोवा में बैठा हूं, मैं इलीगल माइग्रेंट नहीं हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं. तो हो ये गया था जब पाकिस्तान बन गया तो लोग पॉपुलेशन इधर उधर करती रहती थी, तो उसको फिर उन्होंने ये कहा कि अब एक पर्टिकुलर डेट के बाद यदि आप इधर से उधर जाएंगे तो आप इलीगल माइग्रेंट कहलाए जाएंगे, आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. ये जो डेट ऑफ कट ऑफ थी उसको बढ़ा के ये 2014 कर दिया है, 31 दिसंबर 2014, बस और कुछ नहीं है. राइट. अच्छा एक चीज और, अभी एक खबर आई कि पाकिस्तान से जो मीट इंपोर्ट हुआ करता था यूएई, उस पर बैन लगा दिया गया है, क्योंकि वाया चीज जो आता था वो उस पर बैन लगा दिया गया क्योंकि उसमें फंगस पाई गई थी.
पाकिस्तान के प्रोडक्ट को कोई पसंद नहीं करता है, यूएई तक इसको पसंद नहीं करता है, ये भी कहानी है। बट ये है कि आईएमएफ ने, फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा, आईएमएफ ने, पाकिस्तान ने बोला कि भाई आईएमएफ को कि भाई हमारे पास बिजली का बिल देने के पास पैसे नहीं है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो आईएमएफ से बोला भाई थोड़ा रेस्पाइट यहाँ दे दो। आईएमएफ ने ये भी मना कर दिया। पाकिस्तान के अपने सऊदी अरेबिया के जो किंग थे, किंग क्या मतलब क्राउन प्रिंस है, वो किंग ही है लगभग, वो इंडिया आए थे, वापस चले गए, वो वहां पे पहुंचे नहीं। यूएई उनको पसंद नहीं कर रहा है, मीट का बैन लगा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, इनकी क्वालिटी भी खराब है। खैर इनके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो क्या पाकिस्तान की हालत होगी अब आपको फ्यूचर में दिख रहा है कुछ इसके कुछ इनके बेटर साथ डेवलपमेंट? कोई खड़ा नहीं हो सकता, ये सबको बैठा देते हैं उधार मांग मांग के, आप समझ रहे हैं? सही बात है, ये सबको बिठा देते हैं। हाँ, इनको देखते मोहल्ले में हो जाता है पाकिस्तान आया भागो यहाँ से, किससे क्या मांग ले कुछ पता नहीं है। हमारे मोहल्ले में एक थे वो तिवारी जी, वो जब निकलते थे तो सारे लोगों के पूरे मोहल्ले में कर्फ्यू लग जाता था, क्योंकि वो किससे क्या मांग देंगे लोगों को समझ में नहीं आता था, वापस भी नहीं करना है। तो वही हालत पाकिस्तान है। पाकिस्तान मोहल्ले का तिवारी जी है भाई। जब ये पाकिस्तान कहीं जाता है लोगों को पसीने छूटने होते हैं कि भैया नमस्ते दुआ सलाम के बाद अगला सेंटेंस यही आएगा कि मैं मांगने नहीं आया हूं मगर मजबूरी है। मतलब मांग भी नहीं रहे हो मगर मजबूरी है। आपने सुना होगा ना वो शहबाज शरीफ ने बड़ा चका था कि मैं अपने बिरादराना मुल्क तुर्की के पास गया, मैंने उनसे बोला कि आपको लगा होगा मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं आया हूं मगर मजबूरी है। तो भैया तुम्हारी अब ऐसे कंट्री के साथ कौन रहेगा यार। ये आइटम भेजते हैं उसमें फंगस लगा के भेजते हैं। इनको चाइना ने वो भेजा था, क्या नाम है, मास्क, वो चड्डी का बना करके भेज दिया था मास्क के लिए, उसको भी लगा के थे यार। तो ये बड़ी जबरदस्त कंट्री है यार पाकिस्तान। ये मतलब ये लोग ऐसे हैं जो निगेटिव है। देखिए मैं कल किसी ने मुझसे पूछा पाकिस्तान का कल्चर, मैंने कहा पाकिस्तान का कल्चर पॉजिटिव नहीं है। जैसे सारी दुनिया का कल्चर होता है कि भाई ईद मनाना ये सऊदी अरेबिया का कल्चर है, क्रिसमस मनाना यूरोप का कल्चर है, वो ठंडे पानी में बाथ लेना रशियंस का कल्चर है, होली दीपावली दशहरा दुर्गा पूजा ये इंडिया का कल्चर है। पाकिस्तान का कल्चर क्या है, दीपावली ना मनाना, होली ना मनाना, लोहड़ी मत बनाना, ये है पाकिस्तान का कल्चर। कोई पॉजिटिव कल्चर नहीं है उनका, उनका अपना कुछ नहीं है, उनका निगेशन का कल्चर है। तो ये लोग दादा बड़े बेचारे वो हैं, क्या मैं समझ लीजिए बदकिस्मत लोग हैं जो अपने आप से नफरत करते हैं, अपनी विरासत से नफरत करते हैं। पता नहीं ऐसा इनको क्या है। तो ठीक है, इनको अब आप बताइए वीट दे रहे हो उसमें फंगस लगा रहे हो, साले को जानबूझ के भेज देते हो। तुर्की गए तो तुर्की ने जो इनको सामान भेजा था इनका हेल्प करने के लिए, वही वाला ले जाके उनको चमका दिए। बड़े मक्कार लोग हैं भैया, ऐसे वैसे लोग नहीं है। मतलब यार तुर्की गए हो, अगर उनके यहाँ मदद करने नहीं था सामान, नहीं जाते, गले मिल के चले आते। तुर्की का सामान ही उस पे मेड इन पाकिस्तान लगा के चिपका दिए उनको। बड़े जबरदस्त क्रिएटिव लोग हैं भैया, बता रही है सबको बैठा देंगे ये ऐसे लोग। अमेरिका को साले 10 साल तक चूना लगाते रहे, उन्हीं का खुद से आतंकवादी भेजते थे, उसी को मारते थे। अमेरिका से कहते बिल देते इसको मारे हम तुम्हें। बहुत ऊंचे खिलाड़ी हैं ये, समझ रहे हैं। और यहाँ तो यहाँ वो जो एक छाता था, आपने देखा होगा, वो शहबाज शरीफ जा रहे थे, वो लेडी थी छाता लेके खड़ी थी फ्रांस में, वो छाता भी वापस नहीं किया, वो लेके ही वापस आ गए। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से छाता भी ले आते हैं। अच्छा, और वो जो आम दिए थे ना तुर्की को, वो आम भी कहीं से कहीं और से खरीदे होंगे, पाकिस्तानी आम नहीं भेजे, वो साले में फंगस लगा होगा पाकिस्तानी में, तो ये कहीं से बाहर से खरीद के लाए होंगे, वो किया होगा क्या। फाइनली बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।